हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लीमियांग कार्विंग मास्टर है। वो अलग अलग तरह के बहुत ही खूबसूरत स्टैम्प बनाता है। मगर कमाल की बात यह है कि लीमियांग अंधा है। इसके बावजूद वो ये काम कैसे कर सकता है, ये सचमुच एक चमत्कार है। इसलिए पूरा देश उसे लिविंग मिरेकल से जानता है। वो एक काम पिछले 40 सालों से करते आ रहा है। उसके इसी खूबियों को देख के एक टीवी चैनल उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही है, जिसकी प्रोड्यूसर है सुजिन। तो वो लिमियांग का इंटरव्यू लेने उसके वर्कशॉप आई है। लिमियांग के काम को उसके बेटे डोंग ने बड़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। इंटरव्यू में लिमियांग बताता है कि वो उसके हाथों का काफी ख्याल रखता है, क्योंकि वही उसकी आंखें है। मगर तभी सुजिन नोटिस करती है कि लिमियांग के हाथ पे एक पुराना घाव है। लिमियांग अपने हाथ को छुपाते हुए कहता है कि बचपन में उसे वहाँ चोट लगी थी। अब सुजिन लिमियांग की तारीफ करती है कि अंधे होने के बावजूद उसने अपने बेटे की काफी अच्छी परवरिश की। सुजिन डोंग से कहती है, तुम्हें अपने पिता पे बहुत गर्व होगा ना? डोंग कहता है, हाँ, 40 साल पहले मेरी माँ के चले जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। लीमैंग के पुराने फोटो से पता चलता है डोंग बिल्कुल अपने पिता पे गया है। डोंग कहता है, शायद हाँ, क्योंकि मैंने मेरी माँ को देखा नहीं। जब मैं कभी अपने डैडी से कहता हूँ कि मैं बिल्कुल आपकी तरह दिखता हूँ, तो वो किसी सोच में पड़ जाते हैं। शायद वो सोचते हैं कि काश वो देख पाते। वैसे ये इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्री, ये सब लिमियांग को पसंद नहीं। मगर डोंग का यही कहना होता है कि इस बहाने हमारे बिजनेस की पब्लिसिटी होगी। लिमियांग डोंग से कहता है, आज अगर तुम्हारी माँ होती तो मेरे आसपास खूबसूरत लड़कियों को देख के काफी जलती। यहाँ पता चलता है कि 40 साल पहले डोंग की माँ किसी ट्रिप पे गई और फिर कभी वापस नहीं आई। दोनों बाप बेटे की बातचीत चल रही होती है कि तभी डोंग को पुलिस का फोन आता है। वो डोंग की माँ यूनिका का जिक्र करते हैं और डोंग को मॉर्चुरी बुलाते हैं। वहां जाने पर डोंग को पता चलता है कि पुलिस को चेपोंग की पहाड़ी पे एक कंकाल मिला है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि उन्हें कंकाल के पास जो आईडी कार्ड मिला उससे पता चला है कि वो कंकाल यूनिका का है। ऑटोप्सी डॉक्टर बताता है कि इस औरत की मौत करीब 40 साल पहले हुई होगी। कंकाल की हालत इस तरह नहीं है कि मौत की वजह जानी जा सके, मगर जिस तरह इसे पहाड़ी पे दफन किया गया था उससे यही शक हो रहा है कि शायद यूनिका का मर्डर हुआ है। वो सुन के डोंग चकरा जाता है। क्राइम को 40 साल हुए हैं तो स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुका है। खूनी पकड़ा भी जाए तो उसे सजा नहीं होगी। डोंग आई कार्ड पे लगे अपनी माँ के फोटो को देखता है, मगर इतने साल मिट्टी में दबे रहने की वजह से वो खराब हो चुका है। दरअसल डोंग के पास अपनी माँ का कोई फोटो नहीं था, तो वो जानता नहीं उसकी माँ कैसे दिखती थी। रिचुअल के अनुसार यूनिका का फ्यूनरल रखा जाता है, जिसमें सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक डोंग और दूसरा लिमियांग। फ्यूनरल की जगह खाली फ्रेम रखी जाती है। दोनों को खास दुख तो नहीं हुआ है, क्योंकि यूनिका 40 साल से उनके साथ नहीं थी। डोंग अपने डैडी से पूछता है, माँ हमें छोड़ के क्यों गई थी? मगर लिमियांग खुद इसका जवाब नहीं जानता। डोंग को ये ताज्जुब हो रहा है, एक औरत गायब हुई और कोई पूछताछ करने तक नहीं आया। लिमियांग बताता है यूनिका की कोई फैमिली नहीं थी। डोंग को ये बात सता रही है कि उसकी माँ का वो कौन दुश्मन था जिसने उसका मर्डर किया। तभी जर्नलिस्ट सुजिन वहाँ आती है। इस वाकया से तो उसे नया मसाला मिला है। वो चाहती है यूनिका के इस मौत को डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया जाए, जिससे और व्यूअर्स बढ़ेंगे। जो बात डोंग को अच्छी नहीं लगती, वो कुछ कहने वाला होता ही है कि तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं, जिसमें दो बूढ़ी औरतें हैं तो एक मिडल एज आदमी। वो औरतें डोंग को बताती है कि वो यूनिका की बड़ी सिस्टर है। वो सुन के डोंग को ताज्जुब होता है कि इतने साल तो कभी उनके घर के लोग नहीं आए, आज अचानक उन्हें कैसे याद आई। मगर वो दोनों औरतें अपनी बहन की मौत का दुख जताने नहीं आई। मिडल एज आदमी बताता है कि उनके नाना जी कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, तो वो उस प्रॉपर्टी से लिमियांग को कुछ हिस्सा नहीं देना चाहते, क्योंकि यूनिका बचपन में ही घर छोड़ के गई थी। डोंग उनसे कहता है उसे प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं, तो वह कल उन्हें एनओसी लिख के दे देगा। वो सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट करता है कि हो सके तो वो उसे उसकी माँ का एक फोटो दे। मगर इन बहनों के पास यूनिका का कोई फोटो नहीं। वो डोंग से कहती है कि यूनिका अगली यानी बदसूरत थी, इसलिए उसे अपना खुद का फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। वो सुन के डोंग शॉक होता है। बहन बताती है कि यूनिका विकलांग तो नहीं थी, मगर बदसूरत थी। डोंग उन पे इस बात पे गुस्सा होता है कि उनकी सिस्टर घर से भागी और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई। बहन का यही कहना होता है, उस बदसूरत को कौन किडनैप करेगा? दूसरी बहन बताती है कि यूनिका ये बात फैला रही थी कि उसने हमारे डैडी को किसी औरत के साथ बिना कपड़ों के देखा, जिससे गुस्सा होकर डैडी ने उसकी पिटाई की, तो वो घर से भाग गई। बहन बताती है कि वैसे भी यूनिका पनवती थी, वो गई तो अच्छा ही हुआ। उनकी ये बातें सुन के तो डोंग और शॉक होता है कि ये कैसे लोग हैं, फ्यूनरल पे भी मरे हुए इंसान के बारे में बुरा कह रहे हैं। उनकी वो बातें
पास ही बैठी सुजिन बड़ा आनंद लेके सुनती है। अब वो बाहर आके अपने बॉस से कहती है, इस यूनिका की स्टोरी में बड़ा ट्विस्ट है, तो अगर उस पे स्टोरी लिखी जाए तो व्यूवर्स बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। उसकी वो बातें डोंग सुनता है। वो समझ जाता है पूरी दुनिया स्वार्थी है, उसके दुख से सब अपना स्वार्थ निकाल रहे हैं। अब यूनिका का रिचुअली अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग जमा होते हैं। वहाँ भी एक बहन हड़बड़ी में गिर जाती है और साथ में यूनिका के स्केलेटन को भी गिरा देती है। कैसे वैसे अंतिम संस्कार होता है तो डोंग को सुजिन का कॉल आता है। वो बताती है कि उसने यूनिका के बारे में तहकीकात की तो पता चला 40 साल पहले यूनिका चेपोंग सिटी में कपड़े की फैक्ट्री में काम करती थी। उस वक्त यूनिका के साथ काम करने वाले कुछ वर्कर्स अभी भी जिंदा है। सुजिन ने उनके साथ इंटरव्यू अरेंज किया है। डोंग नहीं चाहता उसकी माँ की मौत का तमाशा बनाया जाए। सुजिन उसे कन्विंस करती है, इस बहाने उसकी माँ की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। तो अब ये दोनों 3 बूढ़े लोगों से मिलते हैं, जिसमें 2 बूढ़े मर्द है तो एक औरत, जो यूनिका के साथ उस वक्त काम किया करते थे। सुजिन चोरी छुपे इंटरव्यू शूट करने लगती है। औरत बताती है कि उस वक्त उन्हें लगा कि यूनिका घर छोड़ के भाग गई होगी। तो एक बूढ़ा बताता है कि वो यूनिका को गोबर कह के बुलाते थे, क्योंकि उसका चेहरा भी गोबर जैसा था और एक दिन उसने पैंट में ही पॉटी की थी। तो अब वो बूढ़ा स्टोरी बताता है कि उस वक्त काम बहुत होता था, किसी को भी 1 सेकंड की छुट्टी नहीं मिलती थी। एक दिन यूनिका को बड़ी जोर से लैट्रिन को आई, मगर टॉयलेट में काफी भीड़ थी, तो उसने पैंट में ही पॉटी कर दी। इस इंसिडेंट के बाद सब उसे गोबर कह के चिढ़ाने लगे। सुजिन इन तीनों बूढ़ों से पूछती है यूनिका कैसे दिखती थी। तीनों का यही कहना होता है कि वो बड़ी बदसूरत थी। वो डोंग को बताते हैं कि यूनिका का आईडी फोटो शायद अभी भी फैक्ट्री के मालिक के पास हो सकता है। ओल्ड लेडी बताती है कि यूनिका इतनी बदसूरत थी कि ना कोई उसका दोस्त था और ना कोई दुश्मन, और शायद इसीलिए उसने उस अंधे से शादी की। ना वो उसकी बदसूरती देख सकता था और ना यूनिका को उसकी नफरत झेलनी पड़ी। तभी वो तीनों बताते हैं कि उस वक्त एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में सिर्फ जिंसू बता सकती है, जो उस वक्त यूनिका के साथ काम करती थी। तो अब सुजिन इस जिंसू को ढूंढने में लग जाती है। रात को डोंग इस बात से परेशान होता है कि हर कोई उसके माँ के बारे में एक बात जरूर कहता है कि उसकी माँ बदसूरत थी। वो सोचता है अच्छा हुआ वो उसके डैडी पे गया है, माँ पे नहीं। तभी उसे सुजिन का मैसेज आता है कि उसने जिंसू को ढूंढ लिया है। अगले दिन दोनों जिंसू को मिलने उसके घर जाते हैं। जिंसू बताती है कि यूनिका उसकी असिस्टेंट थी और अगर उसकी मौत 40 साल पहले हुई थी तो मैं उसकी मौत की जिम्मेदार हूँ। वो बताती है कि एक रात मैं फैक्ट्री में रो रही थी, यूनिका मेरे पास आ गई। उसने मुझे मेरे रोने का कारण पूछा। मैंने उसे बताया मेरे बॉस ने मुझ पे दुराचार किया था। वो सुन के डोंग और सुजिन दोनों चौंक जाते हैं। जिंसू आगे बताती है कि हमारे बॉस बायुंग को सब लोग भगवान की तरह मानते थे। अगर मैं लोगों को उसके करतूतों के बारे में बताती तो कौन मुझ पे विश्वास करता, मगर शायद यूनिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने छोटे बच्चे को देख के चुप थी। अगले दिन से मैंने वो फैक्ट्री का जॉब ही छोड़ दिया। जब यूनिका को इस बात का पता चला तो वो उसकी वजह समझ गई। बायुंग ने मेरी जगह दूसरी लड़की को जॉब पे रखा। ये बात यूनिका को बर्दाश्त नहीं हुई। वो सीधा बायुंग के पास गई और उसने जवाब मांगा तो उल्टा बायुंग उस पर गुस्सा हुआ। यूनिका चुप बैठने वालों में से थी नहीं। रात को उसने खुद के हाथ से हैंडबिल बनाए जिस पर उसने लिखा बायुंग एक ठरकी इंसान है, वो औरतों को बुरी नजर से देखता है तो उससे बच के रहे। अगले दिन बायुंग जब फैक्ट्री में आया तो सब लोग उससे दूरी बनाने लगे। बायुंग उसकी वजह समझ नहीं पाया, मगर जब उसने नीचे गिरा हुआ एक हैंडबिल पढ़ा तो वो उसका कारण समझ गया। वो समझ गया ये उसकी फैक्ट्री के ही किसी वर्कर का काम है। उसने सब वर्कर औरतों को निकालने का फैसला किया। यूनिका की वजह से सबकी नौकरी चली गई, मगर यूनिका झुकने को तैयार नहीं थी। उसका यही मानना था कि बायुंग गुनहगार है, सजा उसे मिलनी चाहिए। मगर यूनिका के आवाज उठाने से मेरी बदनामी हो गई। मैंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। वो मेरे लिए लड़ रही थी और मैं डरपोक की तरह चुप रहना चाहती थी। मेरी इस तरह बदनामी हुई कि मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। अगर यूनिका का मर्डर हुआ था तो उसका जिम्मेदार बायुंग ही होगा और कहीं जाके मैं भी उसकी मौत को जिम्मेदार हूँ। जिंसू से एक कहानी सुन के डोंग उदास हो जाता है तो सुजिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फैसला करती है कि वो बायुंग को ढूंढ के रहेगी। 2 दिन बाद उसे बायुंग का पता मिल जाता है तो वो और डोंग बायुंग के घर पहुंच जाते हैं। बायुंग अब एक गरीब बस्ती में रहता है। उसकी वो सारी शानो शौकत जा चुकी है। वो बीमारी से पीड़ित बेड पे पड़ा है। दीवार पे सब जगह बायुंग ने औरतों के निकाले फोटो लगाए हैं। सुजिन उसे पैसे का लालच दे के यूनिका के बारे में पूछती है। बायुंग भी यूनिका को बदसूरत कहता है। वो सुजिन से कहता है मैं यूनिका के खूनी को जानता हूँ जो अब तक पकड़ा नहीं गया। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अंधा हस्बैंड लिमियांग ही है जिसने अपनी खुद की वाइफ का मर्डर किया। वो सुन के डोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बायुंग कहता है
एक अंधा अपनी वाइफ के मर्डर को हजम कर गया। अब मूवी 40 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है। रात को बायुंग अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है कि वहाँ लिमियांग आता है। बायुंग लिमियांग की तारीफ करते हुए उससे अपने दोस्त का स्टैम्प बनवाता है। लिमियांग की कारीगरी पे सब हैरान हो जाते हैं। खुश होकर बायुंग लिमियांग को शराब पिलाता है। काफी शराब पीने के बाद नशे में बायुंग लिमियांग से कहता है, सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते थे, मगर तुम्हारी बदसूरत वाइफ ने मुझे बदनाम किया। लिमियांग बायुंग के एहसान तले दबा हुआ था, तो जब उसे पता चला कि यूनिका की वजह से बायुंग परेशान है, तो वो इस बात से शॉक हुआ। उसने बायुंग को विश्वास दिलाया कि वो यूनिका को समझाएगा। लिमियांग जानता था बायुंग से दुश्मनी लेके इस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ घर पे यूनिका ने बायुंग के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी थी। वो उसके बदनामी के बिल बना के लोगों में बांटती रही, जिससे बायुंग और परेशान हुआ और उसने गुंडों की मदद लेने की सोची। बायुंग ने भेजे हुए गुंडे रात को यूनिका की बहुत पिटाई करते हैं। बेचारा अंधा लिमियांग सिर्फ रोता रह जाता है, मगर उसका उल्टा असर होता है। अगले दिन यूनिका बायुंग के ऑफिस जाके उस पे हमला करती है। डरा हुआ बायुंग इस बार गुंडों से कहता है कि वो यूनिका की हड्डियां तोड़ दे ताकि वो हमेशा के लिए चुप हो जाए। रात को गुंडे यूनिका के घर के आए, मगर वहाँ का नजारा देख के वो खुद शॉक हुए। उन्होंने देखा कि अंधा लिमियांग कंधे पे यूनिका की डेड बॉडी को लादे हुए जंगल की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही फ्लैशबैक खत्म होता है, बायुंग डोंग से कहता है, लिमियांग ने यूनिका की लाश को जंगल में ऐसे ही फेंक दिया। मेरे भेजे हुए गुंडों ने उस लाश को जमीन के नीचे दफन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उन पे मर्डर का इल्जाम ना आए। डेड बॉडी को जमीन के अंदर इतनी गहराई में दफनाया गया कि यूनिका की डेड बॉडी अभी तक किसी को नहीं मिली और वह अंधा लिमियांग भी बच गया। अंधा होने का उसने अच्छा फायदा उठाया। बायुंग की बातें सुन के डोंग गुस्सा होता है। उसका मन मानने को तैयार नहीं कि उसका बाप उसकी माँ का मर्डर कर सकता है। उसे लगता है बायुंग झूठ बोल रहा है, तो वो बायुंग पे झपट पड़ता है। सुजिन उसे रोकती है, तो डोंग उसकी पर्स में छुपाया हुआ वीडियो कैमरा लेके चला जाता है। रात को जब लिमियांग घर आता है, तो डोंग उससे कहता है कि वो आज बायुंग से मिला था। वो सीधा अपने पिता से पूछता है, क्या आपने मेरी माँ का मर्डर किया? 2 मिनट के लिए लिमियांग चुप हो जाता है। फिर वो बताता है, मेरे लिए जिंदगी हमेशा ही कठिन थी। अंधा होने के कारण मुझे बुली किया जाता था, बेवजह पिटा जाता था। फिर मैंने स्टैम्प तराशना सीखा, मगर उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। चेपोंग की गली में मैंने छोटा स्टॉल लगाया। तभी मेरी मुलाकात बायुंग से हुई। उसने मुझे इनकरेज किया, काफी काम दिलाया। वो हमेशा मेरे काम की तारीफ करता था। मैं भी उसे रिस्पेक्ट करने लगा। और एक दिन मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई। वो बहुत दयालु थी। मैंने जब उसका स्टैम्प बना के दिया तो वो बहुत खुश हुई। स्टैम्प के बदले उसने मुझे उसका टिफिन दिया। मेरे लिए उस दिन वो भूखी रही। मुझे एहसास हुआ कोई मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। उसके जाने के बाद आसपास के लोगों ने मुझसे कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। मैंने अपने दिल में उसकी एक तस्वीर बनाई। मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और उसने भी हाँ कहा। मैं अपने आप को खुशनसीब समझने लगा। उसी मोहल्ले में हमारी शादी हुई। शादी का खर्चा बायुंग ने किया। मेरा तो सपना पूरा हुआ। शादी के 1 साल बाद तुम्हारा जन्म हुआ। यूनिका काम पे जाती तो मैं तुम्हें संभालता। एक दिन मेरा बचपन का दोस्त गेविन मेरे घर आया। मैंने उससे कहा कि काश मैं मेरी वाइफ को एक बार देख पाता, जिस पर उसने कहा, अच्छा है तुम उसका चेहरा नहीं देख सकते क्योंकि वो उतना देखने लायक नहीं। उसने मेरे दिमाग में कीड़ा छोड़ दिया, जो मेरे दिमाग को कुरेदने लगा कि मेरी वाइफ राक्षस की तरह अगली है। मेरे अंधेपन का फायदा उठा के उसने मुझसे शादी की। मेरी जिंदगी को मजाक बनाया गया था। मैंने अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश की, मगर मेरा चैन जा चुका था। अंधे को क्या खूबसूरती और क्या बदसूरती, मगर आसपास के लोग मुझे जताते रहे मेरी वाइफ राक्षस जैसी दिखती है। और एक दिन तुम्हारी माँ ने बायुंग से झगड़ा मोल लिया। बायुंग, जिसे मैं रिस्पेक्ट करता था, दिन ब दिन तुम्हारी माँ के साथ रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उससे छुटकारा ही मेरे मन की शांति थी। मैं यही सोचता था काश के कोई उसे मेरे लिए मार दे। वो तो मुझे छोड़ के जाने वाली नहीं थी। तो उस रात मैंने मेरे दिल की भड़ास निकाली। मैंने उसे बायुंग से माफी मांगने कहा। वो इस बार आवाज उठाना चाहती थी जो उसने बचपन से दबा के रखा था। उसके मुंह से वही बात निकली जिसने मुझे गुस्सा दिलाया। वो मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करती थी क्योंकि सारी दुनिया उसे बदसूरत कहती थी, सिवाय मेरे। गुस्से से मैं उस पर झपट पड़ा। मैंने उसका मुंह बंद करके उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर दम घुटने से उसकी मौत हुई। उसकी मौत के बाद मुझे पछतावा हुआ, मगर तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। मैंने मेरे हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की। उसके जाने के बाद पता चला उसके बिना मेरी जिंदगी कितनी खाली है। 40 साल मेरा पाप मिट्टी के नीचे दफन था, मगर कहते हैं ना, पाप कभी छुपता नहीं। मैं विरासत में तुम्हें सिर्फ खूबसूरत चीजें ही देना चाहता था। यही समझ लो मैंने तुम्हारी माँ को मार के तुम पे उपकार किया है। डोंग उससे कहता है,
बच्चे के लिए अपनी माँ सबसे खूबसूरत होती है, जिस पर लीमियांग उससे कहता है, फिर तुम मुझसे भी बड़े अंधे हो। बाप की सोच पे डोंग को अफसोस होता है। वो अपने बाप से कहता है, तुम बाप नहीं सिर्फ मर्डरर हो। अगले दिन डोंग सुजिन को मिलने बुलाता है। वो उसे उसका कैमरा वापस करता है। वो सुजिन से कहता है, मैंने उस वीडियो में से वो पार्ट डिलीट किया है जिससे साबित हो मेरे डैडी मर्डरर है। बाकी वीडियो से तुम डॉक्यूमेंट्री बना सकती हो। सुजिन अफसोस के साथ उससे कहती है, तुम बिल्कुल तुम्हारे डैडी पे गए हो। अब सुजिन उसे उसकी माँ का यानी यूनिका का वो फोटो देती है जो 40 साल पहले बायुंग ने आईडी कार्ड के लिए क्लिक किया था। वो डोंग से कहती है, आखिरी बार अपनी माँ को देख लो। डोंग एनवलप खोल के यूनिका का फोटो देखता है और शॉक होता है, क्योंकि फोटो में दिख रही औरत अगली या बदसूरत तो बिल्कुल नहीं थी। वो एक साधारण दिखने वाली औरत थी। डोंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर खूबसूरती के मायने क्या है, इसी सोच के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।